Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start next chapter of the same unit number 5 for standard 12, that is foreign exchange rate. So here are the contents of this chapter, right? The first one is what is foreign exchange rate, which we will discuss today, about foreign exchange market, how exchange rate can be determined, that is flexible exchange rate, fixed exchange rate, managed floating exchange rate, effects of change in demand and supply. So here are the certain contents of this chapter. So let's move with the first. What is foreign exchange rate, या फिर हम इसे कहें forex rate. Foreign exchange rate is also known as forex rate. What is the definition of this? What do you mean by foreign exchange rate? ये है क्या? Children, it refers to the rate at which the currency is exchanged. It refers to the rate at which currency is exchanged, or we can say converted into another currency. जहाँ हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, जिस रेट पर किसी एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट, या फिर हम उसे कह सकते हैं फॉरेक्स रेट. सो इट इज़ अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर. इट इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. नेक्स्ट, there is an example. If we have to pay rupees 65 for rupees $1, then the exchange rate will be rupees 65 for $1. We will write like this, rupees 65 oblique for $1. यानी हम $1 के बदले 65 रुपीज़ दे रहे हैं अपनी इंडियन करेंसी में, right? So this is known as exchange rate. This is an example. On assumption basis I am giving you. I am not saying that rate is fixed as rupees 65. मार्केट के अंदर रेट अप डाउन होते रहते हैं बेटा. ये सिर्फ समझाने के लिए कि $1, सपोज कि $1 की वैल्यू 65 रुपीज़ है, तो हम मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपने करेंसी को एक्सचेंज करना चाहते हैं. सपोज मेरे पास $1 था और मैं उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करवाना चाहती हूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी है? रुपीज़ 65. तो मुझे $1 देने के बदले 65 रुपीज़ रिटर्न में मिलेंगे. लेकिन अगर मेरे पास $1 की बजाय सपोज़ करते हैं कि $2 है, राइट? मेरे पास कितने हैं? $2. अगर $2 है तो मुझे कितने मिलेंगे? 65 के रेट से $2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसके अकॉर्डिंग मुझे इनकम मिल जाएगी, राइट? सो इन दिस वे वी हैव टू एक्सचेंज आवर मनी विद द इन द फॉर्म ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी. हम दूसरी की कंट्री का रेट क्या है उसके अकॉर्डिंग अपनी करेंसीज को चेंज करवा सकते हैं. मेरे पास पाउंड होगा तो पाउंड की जो वैल्यू होगी रुपीज़ में, उसके अकॉर्डिंग इनकम मिलेगी मुझे, उसके अकॉर्डिंग पैसा हाथ में आएगा. तो रेट दूसरी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मार्केट में रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पैसा मिलेगा. अब ये फॉरेक्स मार्केट, या मैं कहूँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है क्या? ये एक ऐसी बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, जहाँ नेशनल करेंसीज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज़ को ट्रेड किया जाता है, उसे एक्सचेंज किया जाता है. कि एक कंट्री की करेंसी को हम दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो वो कहाँ होगी? फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जहाँ रेट्स डिसाइड किए जाते हैं, राइट? सो दिस इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नाउ हु आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? कौन है वो पार्टिसिपेंट्स जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर काम करते हैं? द फर्स्ट वन इज़ कमर्शियल बैंक, राइट? कमर्शियल बैंक जो दूसरे बैंक से, यानी हमारी सेंट्रल बैंक से पैसा लेकर के, जो रिज़र्व, जितने भी पैसा रिज़र्व में आता है ना कमर्शियल बैंक के पास, वो किसके पास रखवाता है? अपने बड़े बैंक के पास, बड़े भैया के पास, दैट इज़ सेंट्रल बैंक, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंजिंग कहाँ से हो सकती है? मेन पार्टिसिपेंट कौन सा हो गया? सबसे पहला हमारा कमर्शियल बैंक, जहाँ हम अपने मनी को एक्सचेंज करवा सकते हैं. तो रिजर्व्स कहाँ रहते हैं? सेंट्रल बैंक के पास. और एक्सचेंजिंग कहाँ होगी? कमर्शियल बैंक के पास, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास राइट है एक्सचेंजिंग का. हम अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंक्स में. तो अगर फॉरेन करेंसी हमें एक्सचेंज करने, तो हम आरबीआई के पास नहीं जाएंगे ना, तो कमर्शियल बैंक के पास भी तो अथॉरिटी है, उसे भी तो प्रोवाइड किया गया है ना वो पैसा, कि अगर कोई कंट्री या कोई पर्सन एक्सचेंज करना चाहता है. अब सपोज़ करो मेरा कोई रिश्तेदार दूसरी कंट्री में रहता है, मुझे वो एज अ गिफ्ट्स, या मुझे किसी तरीके से पैसा आ रहा है मेरे पास, मेरा ब्रदर रहता है, मुझे पैसा भेज रहा है, तो मैं उसे एक्सचेंज कहाँ करूँगी? कमर्शियल बैंक के पास जाऊँगी एक्सचेंजिंग के लिए. तो दे हैव द राइट फॉर द एक्सचेंजिंग ऑफ मनी. तो दे आर द सर्टन पार्टिसिपेंट्स. सेकेंड इज़ फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स. फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स मीन्स, ब्रोकर कौन होते हैं? दलाल, जो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, राइट? तो उनके पास भी राइट है, उन्होंने अधिकार लिया है, उन्होंने मे बी कॉपीराइट, उनको राइट मिला है काम करने का इसको. तो उन्हें जब राइट मिल गया ब्रोकर्स को, तो वो पैसा एक्सचेंजिंग का काम भी करते हैं. हमारा काम आसान हो जाता है, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम लोगों से.
थर्ड वन इज़ ऑथोराइज डीलर्स एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज़। जैसे हमने देखा कुछ शॉप्स बना के बैठे होते हैं, उन्होंने ऑथराइजेशन ली होती है, वो इसी चीज़ में डील करते हैं, उनका बिजनेस यही बन जाता है डिफरेंट करेंसीज को एक्सचेंजिंग करना। अब जैसे हमें सपोज करो किसी आउटर कंट्री में जाना है, किसी विदेशी किसी कंट्री में जाना है, बाहर जाना है, हमें आउटर कंट्री में जाना है वर्ल्ड की किसी भी, और हमें करेंसी चाहिए, वहाँ के डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए। सो फ्रॉम वेयर वी विल एक्सचेंज? या तो हम बैंक के पास जाए या किसी दलाल को पकड़े, अगर कोई हमारा कांटेक्ट है किसी अच्छे पर्सन के साथ। अदरवाइज थर्ड हमारे पास बनते हैं ऑथोराइज डीलर्स, जिन्हें मॉनेटरी अथॉरिटीज़ मिली हैं काम करने की। जैसे हमारे अपने हरियाणा में लगा लो कि सर्टन शॉप्स हैं जो इस काम को कर रहे हैं, जहां हम करेंसीज़ को एक्सचेंज, हम अपनी रुपीज़ देते हैं और उसके बदले हमें डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, जो भी जिस कंट्री की करेंसी चाहिए वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दीज आर द सर्टन participants who commercial bank, foreign exchange brokers and authorized dealers. Next is methods of determining exchange rate. So children, there are three methods of determining exchange rate. What are those three methods? Flexible exchange rate first, second one is fixed exchange rate, and the third one is managed floating exchange rate. So today we will discuss about flexible exchange rate. What is flexible exchange rate? What do you mean by it? What is the meaning of this method? It is also known as floating exchange rate. Only floating I said, right? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा? यहाँ जो प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं, यहाँ गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, सेंट्रल बैंक से कोई इंटरवेंशन नहीं, इंटरवेंशन मीन्स लेना देना, कोई इंटरवेंशन नहीं, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल सिस्टम है, फ्री है मार्केट, फ्री मार्केट रेट है ये, फ्री भी हम कह सकते हैं इसको, फ्री मार्केट रेट, फ्री एक्सचेंज रेट, जहाँ एक्सचेंज रेट मार्केट के अंदर करेंसी की जो डिमांड चल रही है या उसकी सप्लाई चल रही है, वो एक दूसरे को जब खींचते हैं उसके बेसिस पे कि वो मार्केट में एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, कहाँ वो मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसके बेसिस पे हम प्राइस को डिसाइड करते हैं, राइट? सो एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा होगा उसके बेसिस पे एक्सचेंजिंग की जाएगी। वो कैसे डिसाइड किया जाता है? लेट मी रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ वे मार्केट फोर्सेस इट्स डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ वो खींच रही है डिमांड और सप्लाई को। देखो हमें पता है डिमांड सप्लाई की शेप कैसी होती है, हमने +1 में भी किया बेटा, डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड द सप्लाई कर्व इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। चलो हम पहले ये बात करते हैं कि इसकी शेप डाउनवर्ड और इसकी शेप अपवर्ड क्यों है। किसकी शेप डाउनवर्ड? डिमांड कर्व की, और सप्लाई की अपवर्ड। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? हमें पता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है? ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, हमने +1 में पढ़ा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ हम प्राइस की बात नहीं करेंगे, एक्सचेंज रेट की बात करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड जब इनवर्स रिलेशनशिप में आते हैं कि जब प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, इनवर्स रिलेशनशिप में आता है तो डिमांड कर्व कैसी होगी? डाउनवर्ड। रिलेशन किसके बीच में रहेगा यहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? और सप्लाई कर्व की शेप अपवर्ड क्यों है? इट शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन foreign exchange rate and supply for foreign exchange. That's why the shape of supply curve is upward sloping. चलो ये तो होगी डिमांड सप्लाई की बात कि डाउनवर्ड और अपवर्ड क्यों है। अब हमने कहा कि जहाँ ये दोनों को एक दूसरे को कट करेंगे, कहाँ कट कर रहे हैं? डिमांड हमें पता है डाउनवर्ड, सप्लाई अपवर्ड, ये एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इतनी क्वांटिटी हम दे रहे हैं जहाँ ही कट कर रहे हैं उसके बेसिस पे इतने प्राइस पे हम चार्ज कर रहे हैं। यही हम बताते हैं ना, +1 में भी हमने किया, जहाँ डिमांड सप्लाई दूसरे को कट कर रही है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, और कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहाँ क्वांटिटी मतलब डॉलर से, पैसे से मतलब हो गया पाउंड, कुछ भी लगा लो। हमने ज्यूम किया कि हम $1 के बदले 65 रुपीज़ दे रहे हैं। क्वांटिटी कितनी जा रही है? $1। प्राइस कितना चार्ज हो रहा है? 65 रुपीज़। यानी $1 के बदले हम कितने देंगे? 65 रुपीज़ देंगे। यानी कितना एक्सचेंज रेट हो गया? $1 का 65 का। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू। आई एम रिपीटिंग, क्वांटिटी मीन्स, व्हाट इज़ क्वांटिटी? क्वांटिटी मीन्स डॉलर, जिसकी हम डॉलर की बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटी यहाँ क्या है? डॉलर, $1। और प्राइस कितना चार्ज करे $1 का? 65 रुपीज़, राइट? सो दिस इज़ द एक्सचेंज रेट इन द market. This is also known as free market, free exchange rate. This is important, children. This question can be asked for 3 marks. How exchange rate can be determined in the flexible market, in the free market? So this is the answer. It can be determined by the market forces of demand and supply in the foreign exchange market. We have to show this diagram and we have to tell this example also. Clear? Next, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हम फॉरेन एक्सचेंज के लिए फॉरेन करेंसीज़ की डिमांड क्यों करते हैं, और सप्लाई
कैसे आती है? देखो, जब हम डिमांड करते हैं तो हमें करेंसी की जरूरत क्यों है, और सप्लाई आ रही है तो किस तरीके से आ रही है, ये हमें रीजंस बताने हैं. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, बट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड वेरी रेयरली. बट हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूछा जा सकता है. बोर्ड का एग्जाम है तो कुछ नहीं पता क्या पूछा जाए हमसे. चलो डिमांड की बात करते हैं, क्या क्या रीजंस हैं हमारे. फर्स्ट इज इम्पोर्ट्स. देखो, जब हमें बाहर से कुछ माल मंगवाना है तो हम डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसी की, ऑब्वियसली है. तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न कि हमें अब्रॉड से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं, पेमेंट देनी है, इंपोर्ट करना है, तो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. सेकेंड है हमारा फॉरेन ट्रांसफ़र पेमेंट्स. फॉरेन ट्रांसफ़र पेमेंट्स मीन्स कि जब हमें कोई ट्रांसफ़र पेमेंट करनी, दैट इज़ वन साइडेड पेमेंट. वो कौन सी होती हैं? लाइक गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेज. तो हमें क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी चाहिए. अब मुझे बाहर पैसा भेजना है, उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ भेजना है. अब भेजना है तो पहले डिमांड करूँगी तभी दूंगी. डिमांड कहाँ से करूँगी? वो हमने अभी पीछे पार्टिसिपेंट्स पढ़े, कमर्शियल बैंक से करें या कहीं से भी करें. थर्ड है हमारी इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, राइट. इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, हमें इन्वेस्टमेंट, अब देखो डिमांड कर रहे हैं यानी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें वहाँ पैसा लगाना है तो क्या करना है? वहाँ से कुछ खरीदना है, असेट्स खरीदनी है, चाहे शेयर्स खरीदें, बॉन्ड खरीदें, कोई फाइनेंशियल असेट खरीदें. सो दैट इज़ हमें करेंसी चाहिए यहाँ पर इन दैट केस. नेक्स्ट इज टूरिज़्म. अब टूरिज़्म मीन्स घूमने जाना है. अब मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है, सपोज़ करो कि मुझे कनाडा जाना है, तो मुझे वहाँ की करेंसी चाहिए, राइट. अब वहाँ डॉलर तो हर जगह चलता है, तो मैं सबसे पहले किस करेंसी की डिमांड करूँगी? डॉलर की. तो वहाँ घूमने जाना है, मुझे ट्रैवलिंग के लिए जाना है, तो किस लिए? मुझे फॉरेन करेंसी तो चाहिए भाई. वहाँ खर्चा भी करूँगी, घूमूंगी, खाऊंगी, पीऊँगी, शॉपिंग भी करूँगी, सब कुछ करूँगी. तो टूरिज़्म से रिलेटेड हो गया वो सब. घूमने जा रहे हैं तो पैसा तो चाहिए, फॉरेन करेंसी इज़ रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज़ फॉरेन एक्सचेंज स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ पता है बेटा हमें? सट्टा बाजारी जहाँ हम करते हैं, वह हम क्या मान के चलते हैं? इसको हम एक्सपेक्टेशंस के साथ रिलेट करते हैं. स्पेकुलेशन बिजनेस इज ऑलवेज रिलेटेड विद एक्सपेक्टेशंस. कैसे? अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो मैं क्या करूँगी? प्रेजेंट में ज़्यादा खरीद के रख लूँगी कि बाद में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो मैं मार्केट में बेच दूँगी, तो मुझे रुपीज़ के फॉर्म में मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा, मुझे फ़ायदा हो जाएगा, राइट. तो ये सिचुएशन क्या है? जब हमें लग रहा है कि मनी वैल्यू बढ़ने वाली है तो हम प्रेजेंट में डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं. सो इसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज स्पेकुलेशन, जिस सिचुएशन में आके हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, राइट. सो दीज आर द सर्टन causes, or you can say reasons, or the sources of demand because this led to outflow of foreign exchange. Next is supply for foreign exchange. अब सप्लाई कब होगी फॉरेन एक्सचेंज की? पैसा कैसे आएगा हमारे पास? फर्स्ट, एक्सपोर्ट. जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम माल को बाहर भेजेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा हमारी कंट्री में, राइट. जब डोमेस्टिक रेजिडेंट्स, दैट ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स, जब एक्सपोर्ट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का डोमेस्टिक रेजिडेंट्स के द्वारा, उससे क्या होगा? फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी. सेकेंड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या है? जब फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आएंगी, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. हमने किया था पिछले चैप्टर में बेटा. बीओपी और ये चैप्टर दोनों इंटरलिंक्ड है, रिलेटेड है एक दूसरे से, राइट. अभी बताती हूँ, मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ. सो दिस इज़ क्लियर. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब कंट्री से हमारी, फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो ऑब्वियसली सप्लाई आएगी हमारी कंट्री में, अपने आप ब्रिंगिंग होंगी. थर्ड इज़ फॉरेन टूरिज़्म. फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री में घूमने आ रहे हैं, राइट. अब हमने देखा है दिल्ली में, वृंदावन, आगरा, कितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं घूमने. हम चाहते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो उससे क्या होगा? फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी, हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी. उससे क्या होगा? फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में सप्लाई हो रही है, राइट. नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. फैक्टर इनकम मीन्स पेड इनकम. वहाँ हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं, वो यहाँ भेजेंगे, या हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं, पैसा आएगा तो इंडिया में ही आएगा ना. उससे क्या होगा? दैट इज फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम अब्रॉड टू आवर इंडियंस. दैट इज ऑल्सो द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी टू आवर कंट्री, दैट इज इंडिया. नेक्स्ट इज लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड. अब लोन्स एंड ग्रांट्स ये क्या हो गई? हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, ट्रांसफ़र अर्निंग्स हैं जो वहाँ से यहाँ आ रही हैं. हमारी कंट्री में लोन दिया जा रहा है, कोई ग्रांट्स मिल रही है, इंटरेस्ट आ रहा है अब्रॉड से, किसी पेमेंट के ऊपर लोन दिया था हमने, वो सब क्या है? हमारे लिए फॉरेन करेंसी की सप्लाई होना. सो दीज आर द सर्टन एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग टू यू. लाइक गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स. अब मेरे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट्स दिया, राइट. या ट्रांसफर्स आ रही है कुछ, मेरे रिलेटिव रहते हैं वो मुझे कुछ दे रहे हैं, मेरा ब्रदर रहता है, मेरी सिस्टर रहती है, मेरी चाचा चाची रहते हैं, कुछ भी मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, या वैसे ही मुझे वहाँ से कमा रहे हैं मेरा ब्रदर और मेरे अकाउंट में डाल रहा है कुछ इनकम, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ गिफ्ट फॉर मी. तो मेरे लिए वो क्या हो रही है? फॉरेन करेंसी की सप्लाई. तो इन तरीक़ों से, इन वे से हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है, राइट.
Okay, next. Top tip. There's a top tip for you children. What is this? Let me read for you. लिंक बिटवीन द BOP एंड द ट्रांजेक्शन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. क्या लिंक है BOP की ट्रांजेक्शन्स का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के साथ? देखो, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, जब आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो मीन्स जाना. आउटफ्लो कब होता है? जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ इन सर्विसेज का. भी हमने एग्जांपल्स दिए हैं बेटा आपको बहुत सारे. इससे क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिमांड हो रही है फॉरेन करेंसी की. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से हम फॉरेन करेंसी की डिमांड अराइज हो रही है, राइट. तो अब हमने ये चीज़ें कहाँ पढ़ी? डेबिट और क्रेडिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने किया पिछले चैप्टर में BOP में बेटा. तो इंटर रिलेटेड है ये दोनों चैप्टर आपस में, BOP और फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन. सेम एज अगर इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो मीन्स सप्लाई हो रही है फॉरेन करेंसी की, राइट. इनफ्लो मीन्स कि पैसे का आना, और वो कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स होगा. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टूरिज्म, राइट. इससे क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? सप्लाई होना फॉरेन करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, राइट. इट रिप्रेजेंट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. आई रिपीट, आउटफ्लो होगा तो इट रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और अगर हमारा इनफ्लो होगा तो इट रिप्रेजेंट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो दिस इज द टॉप टिप फॉर टुडे, राइट. नेक्स्ट, नाउ जब डिमांड बढ़ती है फॉरेन करेंसी की तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी फॉरेन करेंसी का क्या सिचुएशन अराइज होती है, क्या इफेक्ट लाती है हमारी करेंसी के ऊपर? डेप्रिशिएट होती है या एप्रिशिएट होती है? हम चारों केसेस देखते हैं अभी. डिमांड के बढ़ने और घटने से, व्हेन इट विल राइज और फॉल, हाउ करेंसी विल इफेक्ट, इट विल इफेक्ट ऑन द करेंसी. और जब सप्लाई बढ़ती है घटती है तो करेंसी को कैसे इफेक्ट करती है? फर्स्ट केस इज, सी, व्हेन डिमांड राइजेस, जब डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी. कैसे? देखो, ये डायग्राम है हमारे पास. जब डिमांड बढ़ती है तो हमें पता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है. दिख रही है हमें डिमांड को, DD से D1 T1 की तरफ शिफ्ट हो रही है, ऊपर जा रही है बेटा, राइट. जब डिमांड बढ़ी तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा. सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ डिमांड के बढ़ने का इफेक्ट बता रहे हैं हम भी. जब डिमांड बढ़ी तो अपवर्ड शिफ्ट हुई, और अपवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ? प्राइस लेवल बढ़ा. और जब प्राइस बढ़ा तो इट मीन्स, देखो एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा. जब $1 के बदले हम 60 दे रहे थे, यानी ये प्राइस जब P था तो $1 के बदले 60 रुपये दे रहे थे हम. अब प्राइस बढ़ा, यानी $1 के बदले कितने देने पड़ेंगे हमें? 65. यानी हमारी इंडियन रुपीज़ क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है ना, उसकी वैल्यू घट गई. कि पहले हम 60 में एक्सचेंजिंग कर लेते थे, अब हमें 65 देने पड़ेंगे. हमारी कंट्री का तो लॉस हो रहा है. फॉरेन कंट्री का उनका तो फ़ायदा, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें तो लॉस हो रहा है. तो हमारी करेंसी क्या हो रही है बेटा? डेप्रिशिएट. जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट, रिवर्स प्रोसीजर में जाती है, राइट. सो दिस इज क्लियर. जब डिमांड बढ़ेगी तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी. सेकेंड केस, व्हेन डिमांड फॉल्स करेंसी विल एप्रिशिएट. कैसे? ये मैंने लिखा है बेटा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा देखते हैं. जब डिमांड घटती है तो हमें पता है नीचे शिफ्ट होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, राइट. तो जब डिमांड नीचे की तरफ आ रही है तो प्राइस हमारा गिरता हुआ नजर आ रहा है. देखो, जब डिमांड सप्लाई एक दूसरे को कट कर रही है तो वो प्राइस P है. जब डिमांड नीचे की तरफ आ रही है तो एक नया प्राइस प्लॉट कर रही है, दैट इज P1, राइट. तो अब नया प्राइस आ रहा है जो कि हमें दिख रहा है कि P से P1 की तरफ हम शिफ्ट हुए, नीचे की तरफ आए तो इट मीन्स अब हमें कम देना है. यानी जब हम $1 के बदले 65 दे रहे थे, अब हम $1 के बदले 60 देंगे. अब हमारी करेंसी को फ़ायदा हो गया, हमें कम देना है, तो इट मीन्स हमारी करेंसी क्या हो रही है बेटा यहाँ पे? एप्रिशिएट. तो एग्जाम्पल के थ्रू आप रिजल्ट निकालो, डायरेक्ट मत बताओ, डायरेक्ट नहीं बता सकते आप लोग. अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ इट विल अफेक्ट ऑन करेंसी व्हेन डिमांड विल राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो हमें पता है जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगा. जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना तो इट मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है. और अगर हमें डिमांड कम है हमारी करेंसी की तो इट मीन्स प्राइस नीचे आ रहा है, और प्राइस नीचे आ रहा है यानी कि हमें कम देना है, तो इट मीन्स हमारी करेंसी को फ़ायदा हो रहा है, तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, राइट. व्हेन डिमांड राइजेस करेंसी विल डेप्रिशिएट, व्हेन डिमांड फॉल्स करेंसी विल एप्रिशिएट. नेक्स्ट मूव थ्रू सप्लाई नाउ. What about supply? Children, when supply rise, how it will affect on currency? See, first we have to move for diagram. जब सप्लाई राइज होती है हमें पता है बेटा नीचे शिफ्ट होती है, हमने पढ़ा है +1 में ये. जब सप्लाई नीचे शिफ्ट हो गई तो प्राइस हमें दिख रहा है नीचे की तरफ फॉल होता नजर आ रहा है. P से P1 शिफ्टिंग दिख रही है हमें, जहाँ डिमांड सप्लाई एक दूसरे को कट कर रही है, प्राइस इज P. जब सप्लाई नीचे आ गई तो हमें सप्लाई नीचे आती दिखी तो प्राइस भी नीचे आ गया. अब प्राइस नीचे आ रहा है यानी प्राइस घट रहा है, तो हमारी करेंसी को फ़ायदा हो रहा है, हमें कम देना पड़ेगा. यानी कि जब हम $1 के बदले 65 की सप्लाई दे रहे थे, अब हमें $1 के बदले 60 की सप्लाई करनी है, तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है.
सेकेंड केस है व्हेन सप्लाई फॉल्स, जब सप्लाई घटी तो ऊपर शिफ्ट हुई तो प्राइस लेवल ऊपर चला गया, यानी अब हमें ज़्यादा देना है तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, राइट। तो ये रिवर्स केसेस हैं, जब सप्लाई बढ़ती है तो करेंसी एप्रिशिएट होती है, पॉजिटिव रिलेशन। जब सप्लाई घटती है तो करेंसी एप्रिशिएट होती है, राइट। डिमांड का मैंने बताया इनवर्स रिलेशनशिप होता है, सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। सो इट शोज जब डिमांड बढ़ी थी तो करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हुई थी, जब डिमांड गिरी थी तो करेंसी एप्रिशिएट हुई थी। और यहाँ पॉजिटिव रिलेशन है, जब सप्लाई बढ़ी तो करेंसी भी एप्रिशिएट हो गई और जब सप्लाई घटी तो करेंसी भी डेप्रिशिएट हो गई। चिल्ड्रन, सो दिस इज our first market, that is flexible exchange market, flexible exchange rate, how we have decided. So here we are completing first method. We will continue the second and third method in the next video. Till then, stay connected. Thank you. Bye bye. Have a nice day ahead. God bless you all.